हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। टर्म समझिए, प्री मैच्योर मतलब कि कोई बेबी जिसका गेस्टेशनल एज 32 वीक से कम हो या जिसका बॉडी वेट 1.5 केजी से कम हो, उस बेबी को हम प्री मैच्योर कहते हैं। तो प्री मैच्योर बेबी में मेनली रेटिनोपैथी डिजीज़ देखा जाता है। तो जिसमें मेनली रेटिनोपैथी डिजीज़ देखा जाएगा उसको कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। ठीक है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन लॉस ऑफ विजन है इन चिल्ड्रेन। क्या सा है ये? सेकेंड मोस्ट कॉमन है किसके लिए? लॉस ऑफ विजन के लिए बच्चों लोग में। और तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है विटामिन ए डिफिशियंसी। तो लॉस ऑफ विजन का फर्स्ट कौन है? तो विटामिन ए डिफिशियंसी। सेकंड कौन है? रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है? इसका मेनली जो रिस्क फैक्टर है ना, वो है पहला तो प्रीमैच्योर, अभी बताया, 32 वीक से कम। दूसरा पुअर बॉडी वेट, कितना? 1.5 केजी से कम। और एक्सेस ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, जैसा कि आपको पता है प्रीमैच्योर बेबी में लंग पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसी कारण उसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीजन का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ज़्यादा अगर पड़ जाए तो ये तीनों क्या हो जाता है? हमारा रिस्क फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो पैथोजेनेसिस में हम क्या देखते हैं? मेनली बात करते हैं स्टार्टिंग से फुल टर्म और फिर प्री टर्म का बात करेंगे। नॉर्मल चाइल्ड में क्या होता है? रेटिना पूरी तरह वेस्कुलर होता है। रेटिना क्या होता है? पूरी तरह वेस्कुलर होता है। लेकिन प्री मैच्योर बेबी में रेटिना का वेस्कुलरिटी पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता, पूरी तरह उसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है, कुछ ही तक डेवलप्ड होता है, जैसे कि अप टू ओरा सेराता। ओरा सेराता क्या है? तो ओरा सेराता मेनली देखिए, जहाँ पर मान लीजिए ये हमारा क्या है? स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है, यहाँ पर हमारा कोराइड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा रेटिना है। मान लीजिए ये वाला पार्ट रेटिना है। जहाँ पर रेटिना खत्म होता है, कौन सा? न्यूरोपाथ, वहाँ पर इस तरह का एक एरिया होता है, उसको हम कहते हैं ओरा सिराता। ठीक है, तो वहाँ तक ही सिर्फ हमारा ओरा सिराता तक ही रेटिना का वेस्कुलर सिस्टम बनता है, पूरी में नहीं बनता है। ठीक है, तो एट बर्थ क्या होता है? सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम मेनली क्या होता है? प्री टर्म बेबी में हमारा पूरी तरह ब्लड डेवलप नहीं होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो बर्थ के समय प्री मैच्योर बेबी में मेनली क्या होता है? जहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पर मेनली क्या होगा? हाइपर ऑक्सिया, जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और जिसके कारण वैसो ऑब्लिटेरेंस होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है पेरिफेरल रेटिना में, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मेनली ब्लड वेसल्स नहीं है, तो वहाँ पर हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा? ये VEGF को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। VEGF क्या कराता है? नियो वेस्कुलाइजेशन कहलाता है। नियो वेस्कुलाइजेशन बहुत ही डेंजरस होता है। तो नियो वेस्कुलाइजेशन मेनली ऑकर होता है वेस्कुलर और एवेस्कुलर जंक्शन ऑफ रेटिना। ठीक है, जहाँ पर जैसे कि ओरा सेराता के पास होगा। ठीक है, तो ये जो न्यू ब्लड वेसल होता है वो डायलेट करता है। क्यों? ड्यू टू फाइब्रस टिश्यू, जिसके कारण रेटिना क्या होता है? पुल होता है और लॉस ऑफ विजन होता है। तो लॉस ऑफ विजन सिर्फ ड्यू टू ROP नहीं होता है। ROP मतलब क्या होता है? रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी के कारण नहीं होता है, बल्कि ये ट्रांजिशनल रेटिनल डिटैचमेंट के कारण भी होता है। आप रेटिनल डिटैचमेंट पढ़ रहे होंगे, उस समय ट्रांजिशनल रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में बताया था, इसमें पुल होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन सैचुरेशन टारगेट बताती हूँ। ऑक्सीजन सैचुरेशन टारगेट कितना होता है फुल टर्म बेबी के लिए? 95 से 100%। लेकिन जो हमारा प्री टर्म बेबी है उसका कितना होता है? 85 से 93%। तो इसमें स्क्रीनिंग क्या करेंगे? तो स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू AAP, किसका? AAP। अब AAP का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स। कितना दिन पे स्क्रीनिंग करना चाहिए? 4 से 6 वीक पे।
लेकिन अकॉर्डिंग टू IAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन IAP, इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक्स। इसमें कितना वीक पे करना चाहिए? 3 से 4 वीक पे स्क्रीनिंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके स्टेजेस पे। इसका मेनली 5 स्टेज होता है। कितने स्टेज होते हैं? 5 स्टेज होते हैं। इसमें मेनली एक लाइन देखा जाता है जिसको हम डिमार्केशन लाइन कहते हैं। तो स्टेज 1 में क्या होता है, इसका पिक्चर दिखाती हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में ये देखिए, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी के स्टेजेस के पिक्चर हैं। टोटल 5 स्टेज होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो स्टेज इतने स्टेज में देखते क्या हैं? तो स्टेज 1 में मेनली ये देखा जाता है डिमार्केशन लाइन। अब ये डिमार्केशन लाइन क्या होता है? ये एक लाइन होता है जहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल वेसल मिलते हैं, और ये मेनली हल्का वाइट कलर का होता है। जब ये स्टेज 2 में पहुँचता है तो ये सिंपल लाइन क्या बन जाते हैं? रीजेज बन जाते हैं। ये सिंपल लाइन वाइड और थिक हो जाता है और रीज का फॉर्म करता है। ये रीज जो एराइज होता है वो रेटिना से एराइज होता है, और इसमें एबनॉर्मल ब्लड वेसल का ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, अब स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोफरेशन हो रहा है। क्या यहाँ पे देखिए प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? रीज विथ एक्स्ट्रा रेटिनल फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन। इसमें रीज ग्रो करता है और स्प्रेड करता है विट्रस पाथ में। ठीक है, स्टेज 4 को 2 पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें जो ये पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट होता है, या तो ये 2 पार्ट में होता है। ये एक तो मैकुला को छोड़ के और एक मैकुला के साथ। तो इसको 2 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, ए में मैकुला को छोड़ दिया गया और बी में मैकुला को भी साथ में रखा गया है। अब लास्ट स्टेज, जिसका 5th स्टेज है, इसमें टोटल रेटिनल डिटैचमेंट होता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए पूरा रेटिनल का डिटैचमेंट हो गया है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए 85% क्या है, अपने आप सही हो जाते हैं, लेकिन 15% जो मेनली स्टेज 3 स्टेज 4 में चले गए हैं, मेनली वो प्रोग्रेस हो गए हैं किसमें? थ्रेशोल्ड ROP में, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। अब ये थ्रेशोल्ड ROP होता क्या है? तो 50% चिल्ड्रन में मेनली ये ब्लाइंड हो जाते हैं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। थ्रेशोल्ड ROP के कारण कितने % लोग परेशान होते हैं? तो 50% पीपल क्या होते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं और वो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है ना, वो 3 चीज़ जोन पे डिपेंड करता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो जोन 1 है ना, वो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ पे हमारा मैकुला है। ये दोनों के बीच का जो रेडियस है, उसके रेडियस के बराबर एक जोन 1 आता है, फिर हमारा जोन 2 आता है, फिर हमारा जोन 3 आता है। इस तरह से जोन 1, जोन 2 और जोन 3 डिवाइडेड होता है। ठीक है, जोन 1, 2, 3 भी 4 पार्ट में होता है। 1, 2, 3, 4 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको 12 o'clock कहा जाता है, फिर ये 3 o'clock कहा जाता है, 6 o'clock कहा जाता है और इसको 9 o'clock कहा जाता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जोन 1 है इसको सेंट्रल जोन कहते हैं, जोन 2 उसको सराउंड किया रहता है, और जोन 3 है वो मेरी टेम्पोरल क्रिसेंट जोन कहलाता है। ठीक है, जो जोन 3 है ना, यही ओरा सिरा आता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो जोन का क्राइटेरिया है, इसमें हम ऑप्टिक डिस्क को क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ रेटिना लेते हैं, और एक सर्किल ड्रॉन करते हैं दोनों किसके दुगना। तो ये जो हमारा ऑप्टिक डिस्क और ये जो मैकुला फोविया के बीच का डिस्टेंस है, इसका दुगना रेडियस से जोन 1 को हम बनाते हैं। जोन 2 कैसे करते हैं? इसमें जो सर्किल बनता है वो डबल द डायमीटर ऑफ जोन 1। ठीक है, ये जोन 1 है, इसका दुगना डायमीटर से जोन 2 बनता है, जहाँ पर मेनली नसल ओरा सिराता किसके मीट करता है? ओरा नसल सिलेटो से ये मीट करता है, और ऑप्टिक डिस्क को अभी भी सेंटर में रखे हुए हैं।
जोन 3 में कहाँ पे, जहाँ पे टेम्पोरल क्रिसेंट लेफ्ट करता है। तो जोन 1 और 2 क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो हमारा फोविया या ऑप्टिक डिस्क के पास है। लेकिन जोन 3 अपने आप मिली ठीक हो जाता है। अब एक दो एक्सटेंट पढ़ेंगे इसमें। 5 कंटिन्यूअस क्लॉक आवर ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर प्रोफरेशन, मतलब कि एक इसमें आप चीज़ पढ़िएगा कि इसमें दो एक्सटेंट होते हैं, ठीक है। एक तो अगर 5 कंटिन्यूअस क्लॉक आवर फाइब्रो प्रोफरेशन हुआ, लेकिन या 8 नॉन कंटिन्यूअस क्लॉक आवर्स हुए हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कि 12 बजे हैं, ठीक है, और 12 से 5 बजे तक क्या हो रहा है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, अगर कंटिन्यूअस फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है तो ये बहुत ही डेंजरस है। या कोई भी कोई भी 8 जोन में क्या हो रहा है, ये फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है, तब ये बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। स्टेज 3 तो इतना डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन स्टेज 1 और 2 ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर वो भी जब इसे 5 कंटिन्यूअस क्लॉक जोन में फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है, या कोई 8 नॉन कंटिन्यूअस क्लॉक आवर में क्या हो रहा है, फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है। अब स्टेज 4, अब 4 में क्या है, एक टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा, प्लस डिजीज। जब ये प्लस डिजीज क्या होता है, ये अग्रेसिव वेराइटी होता है आरओपी का, जिसमें हमारा जो वेन है ना, वो उसमें कंजेशन आ जाता है और आर्टरी क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। और जब चारों क्राइटेरिया में ये प्लस मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये जो चारों क्राइटेरिया है, इसी को हम थ्रेशोल्ड आरओपी कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो एक है एब्लेशन से, इसमें हाइपोक्सिया को रिमूव किया जाता है। कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन से, और दूसरा लेजर फोटोकोगुलेशन से। दूसरा ट्रीटमेंट जो VEGF का फॉर्मेशन हो रहा था, उसका एंटी VEGF ड्रग ले लेंगे। एंटी VEGF ड्रग कौन सा है, टिबिवासिजुमाब, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड आरओपी के पहले जो होता है उसको प्री थ्रेशोल्ड आरओपी कहा जाता है। अब ये जो प्री थ्रेशोल्ड आरओपी होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 मतलब ग्रेटर देन 15% पीपुल क्या होंगे, ब्लाइंडनेस को डेवलप्ड होंगे, और टाइप 2 आरओपी में होगा कि लेस देन 50% पीपुल ब्लाइंडनेस को डेवलप्ड होंगे। तो ये जो टाइप 1 है, हाँ, इसमें जोन 1 होता है, और कोई भी स्टेज, टाइप 1 का, टाइप 1 में जोन 1 होता है, और कोई भी स्टेज रहता है, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई भी स्टेज रहे, और इसके साथ क्या रहे, प्लस साइन रहे, मतलब कि प्लस डिजीज रहे, तो ये क्या आ जाएगा, टाइप 1 में आ जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। लेकिन टाइप 2 में कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है किसका, ट्रीटमेंट का, ठीक है। लेजर को फोटोकोगुलेशन जो करते हैं ना, वो डबल फ्रीक्वेंसी एनडी यांग लेयर इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट तक तो समझ में आ गया। आशा है आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।